लास्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? प्रोस्टेट। सही है, प्रोस्टेट की तरफ हम आते हैं। प्रोस्टेट जो होता है ना, ये हमारे पास बेसिकली स्मॉल अर्गन होता है। ये ब्लैडर है, और ब्लैडर के बिल्कुल नीचे यहाँ पे हमारे पास क्या है? बेस पे हमारे पास प्रोस्टेट होता है हमारे पास। सही है, यहाँ से हमारे पास बिल्कुल सेंटर में हमारे पास इसका यूरेथ्रा जो है ना, वो निकल जाता है यहाँ पे। सही है, इसके बिल्कुल सेंटर में यूरेथ्रा निकलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास ना ये रेक्टम होता है इस जगह पे। इधर, इधर यहाँ पे रेक्टम है। इसीलिए जब भी किसी को बीपीएच होता है ना, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लीजिया, तो हम रेक्टल एग्जाम करते हैं, तो इधर ये पता चल जाता है। ये क्योंकि ये आपके पास क्या है? प्रोस्टेट है। ठीक है ना, तो हम रेक्टल एग्जाम इसलिए करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास रेक्टम है। ठीक है, तो जब भी आप देखेंगे तो प्रोस्टेट जो ग्लैंड है बेसिकली, अगर आप इसका हिस्टोलॉजी आप देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है? ग्लैंड्स है, ये वाले, ये ग्लैंड्स है हमारे पास। सही है, ये देखिए ग्लैंड्स। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है ना, ये जो हम ये जगह है, ये कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा। बाकी ग्लैंड। ठीक, देखिए सारे। अच्छा, इसमें है आपके पास अक्यूट प्रोस्टेटाइटिस, यानी इसका मतलब ये कि प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन हो जाए। अक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट यूजुअली ड्यू टू बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? जो अभी हमने ऊपर पीछे भी पढ़ा, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। सही है, गनोरिया, क्लाइमीडिया, गनोरिया। सही है, यंग एडल्ट में इकोलाई हो गया और सोडोमोनास हो गया, ये ओल्डर एडल्ट में। ठीक है, तो बस एक बात तो आप लोगों को समझ आ गई है कि भाई साहब, नीचे टेस्टिस पेनिस इस जगह पे जब भी इन्फेक्शन का नाम लिया जाए तो आप लोगों को जहन में चार बैक्टीरिया का नाम आना चाहिए। और वो कौन कौन से हैं? नजीरिया, गोनोरिया, क्लाइमीडिया, इकोलाई, सोडोमोनास। समझ नहीं आया? जाहिर सी बात है, इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो डिस यूरिया होगा। अच्छा, ये डिस का लफ्ज जब भी आ जाए इसका मतलब होते हैं पेनफुल, तो पेनफुल यूरिनेशन होगी। डिस्फीजिया का मतलब होता है पेनफुल स्वालिंग, स्वालिंग जब आप वो करते हो, जिसको कहते हैं डिस्फीजिया। डिसयूरिया, डिस्पिरूनिया, यानी पेनफुल जो पेल्विक पेरूनिया में, ये हम गायनाकोलॉजी में हम करेंगे, वहां पे बहुत ज्यादा यूज होगा डिस्पिरूनिया। तो कहने का मकसद है कि जब भी डिस आ जाए इसका मतलब होता है पेनफुल। सही है, विथ फीवर एंड चाइल्ड। सही है। अच्छा, प्रोस्टेट जो होगा ना, ये आपके पास टेंडर एंड बॉगी। जब आप रेक्टल एग्जाम करेंगे ना, तो आपको ये टेंडर प्लस बॉगी ये आपको नजर आएंगे। सही है, और वहां से हमारे पास प्रोस्टेटिक जो सिक्रीशन शो डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में लेंगे। सही है, सही है। और इसके साथ साथ जो है ना आपके पास कल्चर जो है ना, वो आपको बैक्टीरिया भी बताएगा। ठीक है, क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस का मतलब ये है कि आप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो गई है प्रोस्टेट की। सही है, इसमें आपके पास बी डिसयूरिया होगा, लेकिन इसके साथ साथ पेल्विक एंड लो बैक पेन ये आपके पास मिलेंगे। एग्जैक्टली आपके पास डब्ल्यूबीसी यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे जब आप बैक्टीरिया की कल्चर करेंगे वो नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे जब आप करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। फर्क ये है। ठीक है, अब हम आते हैं बीपीएच की तरफ। बीपीएच के बारे में हम बात करेंगे, और फिर जो लास्ट वाला वो है क्या? कार्सिनोमा, जो प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है, या अडीनो कार्सिनोमा भी बोलते हैं। बीपीएच का मतलब होता है ना बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लीजिया। सही है, तो इसमें आपके पास, इसको हम बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लीजिया इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो सिल्स हो है वो ज्यादा हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं हाइपरप्लीजिया। लेकिन किस चीज का? जो स्ट्रोमा है, जो ऊपर हमने बात की, और ग्लैंड्स का, इसका हाइपरप्लीजिया हो जाए। जैसे कि ऊपर यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया ना, ये स्ट्रोमा और ये ग्लैंड्स, इनका हाइपरप्लीजिया हो जाए। ठीक है, इसको हम कहते हैं बीपीएच। ये एज रिलेटेड चेंजेस आती हैं इसमें। इसमें जो कैंसर का जो रिस्क है इसमें ज्यादा वो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है ना कि नो इंक्रीज रिस्क फॉर कैंसर। बेसिकली बीपीएच के बारे में आप लोगों ने जो पैथोजेनेसिस पढ़नी है ना, और रिस्क फैक्टर पढ़नी है, वो ये है कि ये आप लोगों ने नोट करना है
कि इससे पहले आप लोग ने एक बात और जहन में रखें, वो ये है कि एक हार्मोनल थ्योरी है हमारे पास, सही है, कि क्योंकि हमें पता है मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं और उसको इसलिए हम इसको कहते हैं कि मेल हार्मोन, और जो फीमेल हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन, इसलिए इसको हम कहते हैं कि एस्ट्रोजन, जो फीमेल के हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, ठीक है। हमें पता है टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन और एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन, ठीक है, ऑलरेडी हमें ये चीजें पता है। मेल में जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल, क्योंकि नॉर्मली अगर मैं बात करूं टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एस्ट्रोजन, क्योंकि अगर ये कम हो जाए और एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाए तो फिर फीमेल लाइक फीचर्स आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मेल में टेस्टोस्टेरोन का ज्यादा होना जरूरी है। अगर आप लोग मर्द है तो आप लोगों ने टेस्टोस्टेरोन का शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि आप टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही मर्द हो। अब वैसे मजाक कर रहा हूँ, बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये है कि टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो, और ये जरूरी है क्योंकि ऑलरेडी हमने बात की है ना, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन फिर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके लिए 5 अल्फा रिडक्टेज एक एंजाइम आता था, वो आके उस टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता था, है, ये हमें पता है, ठीक है। तो वो जो चीजें हैं वो ऑलरेडी हमने ये चीजें एक्सप्लेन की है वहां पे, ठीक है ना। और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का क्या काम था, टेस्टोस्टेरोन का क्या काम था, फिजियोलॉजी में हमने बात की है, ठीक है। तो अब देखें ना, रिलेटेड टू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इसकी तरफ मैं आता हूँ। तो जब भी आपके पास टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाए, एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो जाए, अब ये एस्ट्रोजन क्या काम करेगा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जाएगा और उसको कहेगा कि आप टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर लगवा। तो जब भी आपके पास एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन के जो रिसेप्टर है वो अप रेगुलेट हो जाते हैं, और जब टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर अप रेगुलेट हो जाते हैं तो वहां पे फिर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो आपके पास बड़ा होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, तो इसलिए हाइपरप्लीजिया होगा, ठीक है ना, बड़ा होगा। आ, इसके लिए जो है ना आप लोगों ने, और ज्यादातर ओल्ड एज में, सही है, रिलेटेड टू डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इन लोगों ने डायरेक्टली बात की, वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, सही है। क्लिनिकल फीचर्स, जाहिर सी बात है, जब आपके पास, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये ब्लैडर है, ये आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पे बिल्कुल मिड में यहाँ पे यूरेथ्रा निकल आया हुआ है, सही है, इसके बिल्कुल सेंटर में निकलता है। एक फोटो में दिखाता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये देखें, ये आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड है, और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे अगर आप देखें ये यूरेथ्रा है, बिल्कुल सेंटर में निकल रहा हुआ है, ठीक है। तो अब इधर गया, हाँ इधर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब बिल्कुल बेस में है ना आपके पास, तो जब आपके पास ये बड़ा होगा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो गया है, अब क्या होगा, जब आप पेशाब करेंगे तो आपको जो है ना वो, क्योंकि आगे, क्योंकि जो, क्या नाम है इसका यार, प्रोस्टेट ये बड़ा हो गया है, अब जो है ना यहाँ पे जो यूरेथ्रा है वो ब्लॉक हो गई है, तो जब वो ब्लॉक हो गई है तो जाहिर सी बात है पेशाब बाहर नहीं निकलेगा, तो इसलिए स्टॉपिंग यूरिन स्टीम, यहाँ पे इन लोगों ने बात की। तो जब ये नहीं निकलेगा तो आपके ब्लैडर में पेशाब ज्यादा होंगे, चाहिए, उसमें एम्पियर्ड आएंगी क्योंकि वो खाली नहीं हो पाएगा, तो इसलिए एम्पियर ब्लैडर एम्पटिंग, चाहिए। इसके अलावा ड्रिबलिंग, आपके पास हाइपरट्रॉपी ऑफ द ब्लैडर, साथ साथ में फिर ब्लैडर जो है ना वो भी, क्योंकि वक्त के साथ साथ क्योंकि वो खाली नहीं हो रहा है तो ये अपने आप को बड़ा कर देगा, तो जब ये बड़ा कर देगा तो इसलिए हाइपरट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर भी आपके पास, सही है। माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया आपके पास मिल सकते हैं, और इसके अलावा जो है ना ये जो PSA है, ये बेसिकली आपके पास जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये आपके पास ये रिलीज करवाता है, ये PSA, इसका फुल फॉर्म क्या है आप लोगों को पता है, PSA को क्या कहते हैं, तो लिखा हुआ था, हाँ, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ये कहते हैं, सही है। तो ये आपके पास, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बाई हाइपरट्रॉफी हो गई है, तो जाहिर सी बात है वहां से तो फिर ये निकलेगा और इधर से आपको पता चल जाएगा,
ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो PSA ये आपका ज़्यादा मिलेंगे। और ज़्यादा कितने मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल जो होता है ना प्रोस्टेट स्पेसिफिक जो एंटीजन है ये 0 से लेकर 4 मिलीग्राम पर DCL ये आपके पास नॉर्मल है। अगर इतना है तो ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर चला जाता है तो फिर ये एबनॉर्मेलिटी में आ जाता है। अगर 4 to 10 आ गया तो फिर ये भी ये एबनॉर्मल है, लेकिन ये माइल्ड इतना ज़्यादा नहीं हो गया है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा होता है तो जाहिर सी बात है फिर माहौल ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी तो देखिए परमानेंट डायलिटेशन, देखिए देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास आएंगे आपके पास, सही है। इसके अलावा जो है ना आप क्लिनिकल फीचर्स में हमने बात की, सही है। आपको बार बार जो यूरिन है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे जो अर्जेंसी है, जो फ्रिक्वेंसी है, ये सारे चीज़ें आपके पास जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हैं बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए इसको कहते हैं इंक्रीज फ्रिक्वेंसी, इंक्रीज इनकॉन्टिनेंस, इंक्रीज जो है ना अर्जेंसी, इंक्रीज नॉक्चर्नल इनकॉन्टिनेंस, ये सारे लफ्ज़ आप लोगों को मिलेंगे हर जगह पे। तो ये ज़्यादा हो जाती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड वो एनलार्ज हो गया है और उसने सारे आगे रास्ता जो है ना वो बंद किया है और ब्लैडर में पेशाब ज़्यादा हो गया है और पेशेंट को तो वो अर्जेंसी आती है लेकिन ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है, तो ये काम तो होगा, ठीक है। तो ये आपके पास मसले हो सकते हैं। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आप लोगों को, क्योंकि ये देखें ना बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लीजिया है, तो इसमें आप लोगों को वेट लॉस, ये लिम्फेटिक जो स्प्रेड होती है ये, और मेटास्टेसिस ये नहीं होंगे, ये एब्सेंट होंगे आपके पास, सही है। तो जब भी आप कोलोरेक्टल एग्जामिनेशन जब आप करते हैं तो उसमें आपको एनलार्ज पल्पेबल मास मिलेगा, ठीक है ना। सरफेस जब आप उसके देखेंगे तो वो स्मूथ मिलेगा, ये सारी चीज़ें लिखा करें, ठीक है। मैं नहीं लिख सकता तो आप लोग लिखा करें। कंसिस्टेंसी जब आप देखेंगे तो ये बिल्कुल फिम होगा, ठीक है ना, नॉट इजी टू मूव, ठीक है ना, ये होंगे आपके पास। इसके अलावा जो है ना आपके पास जो रेक्टल म्यूकोजा होगा वो आपके पास मोबाइल होंगे, सही है। और जो ये सारी चीज़ें आपके पास मिलेंगे। लेकिन जब आप इन्वेस्टिगेशन यानी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन जब आप करते हो तो इसमें आपके पास टोटल लिकोसाइड काउंट जो है ना वो इंक्रीज मिलेंगे, सही है। आप अल्ट्रासाउंडोग्राफी भी कर सकते हो, ये भी हेल्पफुल है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब अगर आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन आप चाहे जब आप BPH का जब आपसे पूछे तो इन्वेस्टिगेशन आप चाहे जो है ना वो कौन सा है, यूरोडायनामिक स्टडीज है, राइट, यूरो डायनामिक स्टडी ये हम करते हैं, सही है। तो जब यूरोडायनामिक स्टडी हम करते हैं उसमें हमें क्या पता चल जाता है, सही है। उसमें ये है होता है कि पोस्ट मिक्सचरेशन जो रिजिजुअल वॉल्यूम होता है, बेसिकली नॉर्मली ये एम्प्टी होता है, लेकिन जब आप ये पोस्ट मिक्सचरेशन रिजिजुअल वॉल्यूम होता है ये आपको 180 ml मिलेगा, सही है। तो जब ये आपको 180 ml मिल गया तो इसका मतलब ये है, इससे हमें यूरोडायनामिक स्टडी हम इसी को कहते हैं, सही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास BPH है, तो ये हमारे पास इन्वेस्टिगेशन आप चाहे से इसका यूरोडायनामिक स्टडी, इसमें आप पोस्ट मिक्सचरेशन रिजिजुअल वॉल्यूम देखते हो बाय द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी, सही। इसलिए हमने कहा ना कि अल्ट्रासोनोग्राफी इज आल्सो हेल्पफुल। तो ये आपके प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन्स में भी नॉर्मल बट may be elevated little bit like 4 to 10 मिलीग्राम पर DCL। सर ये सर ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है? एरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है BPH में, नहीं, इसमें एरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं हो सकता, सही है। इसमें और कुछ बातें हो तो मैं बताऊं। ठीक हो गया, अच्छा। ट्रीटमेंट इसका क्या करनी है भाई BPH का। BPH की ट्रीटमेंट अगर आपने देखनी है इसमें अर्ली अर्ली ट्रीटमेंट में आपने सिर्फ देखने हैं
पेशेंट को अगर अर्ली साइन वो आ गए हैं और 4 से 10 तक पहुंच गए तो ये माइल्डली एलिवेटेड हो गए, तो आपने क्या करना है, अभी सिर्फ पेशेंट को देखना है, वॉचिंग, सही है, वॉचिंग, वॉचफुल, वेटिंग, आपने वेट करना है, सही है। तो इसके अलावा जो है ना, क्योंकि इनकॉन्टिनेंस हो रही है, अर्जेंसी हो रही है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, तो इसके लिए फिर हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं, जैसे कि कौन से आता है यार, ऑक्सी ऑक्सी ऑक्सीब्यूटेनिन, ये ड्रग हम दे देते हैं, सही है। तो आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी देख सकते हो, सही है। इसके अलावा जो है ना, आप हाँ अल्फा ब्लॉकर हम देते हैं इसमें, सही है, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, सही, ट्रीटमेंट में अल्फा 1 एगोनिस्ट टेराजोसिन हम दे सकते हैं, क्योंकि ये जो स्मूथ मसल है उसको रिलैक्स कर देते हैं, सही है। और इसके साथ साथ हम सेलेक्टिव अल्फा 1 जो स्पेसिफिकली हम इसके लिए हम देते हैं वो है अल्फा 1 एंटागोनिस्ट सेलेक्टिव, जैसे कि टेमासोलोसिन, ये हम दे देते हैं, सही है। जो कि अगर फॉर एग्जांपल ये बीपीएच है प्लस हाइपरटेंशन है, तो इसमें फिर हम अल्फा 1 एंटागोनिस्ट हम दे देते हैं, सही है। इसके अलावा जो है ना, सेलेक्टिव अल्फा 1 एंटागोनिस्ट जो है ना, वो हम अगर ये हाइपरटेंशन नहीं है तो फिर हम ये टेमासोलोसिन देते हैं हम इसको, सही है। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स हम दे देते हैं, लेकिन ये जब टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना, उसको हम डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है ना उसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स हम दे सकते हैं इसमें, टेस्टोस्टेरोन से जब DHT हम बनाते हैं, यहाँ पे 5 अल्फा रिडक्टेज काम करता है, तो इसको इनहिबिट करने के लिए हम ये भी दे देते हैं, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स हम दे देते हैं, सही है। जैसे कि 5 अल्फा रिडक्टेज के बारे में हमने बात की थी ना, उसका जो ड्रग्स था, जैसे कि फिनास्टिराइड हमने बात की थी फिजियोलॉजी में, फिनास्टिराइड दे के वो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं, वो हम देते हैं, ठीक है। अच्छा, सीवियर डिजीज में ये तो हमने माइल्ड एंड मॉडरेट के बारे में बात की, माइल्ड में सिर्फ अपने देखना है और साथ में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे, ये माइल्ड का केस हो गया। लेकिन जब मॉडरेट हो तो उसमें फिर आप ये 5 अल्फा रिडक्टेज ये आप दे सकते हो, सही है, अल्फा ब्लॉकर्स ये सारे मॉडरेट में आ रहे हैं। लेकिन जब आप सीवियर मसला है, केस सीवियर हो गया है, तो उसमें फिर आप क्या कर देते हो, उसमें फिर हम सर्जरी की तरफ जाएंगे, सही, हम सर्जरी करेंगे। उसमें सर्जरी में ट्रांसयूरेथुलर रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट ये हम करते हैं, सही है। तो इसके लिए जो शॉर्ट फॉर्म यूज होता है वो है TURP, ट्रांस यूरेथुलर रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, यानी सिस्टोस्कोपी, सही है। इसका रिजल्ट अच्छा है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन है इसके, सही है। तो एग्जाम में बेसिकली ये तो आपके साथ जो सर्जरी वो भी पूछ सकती है, लेकिन ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, ज्यादातर वो कर पूछेंगे कि भाई साहब पेशेंट आया, उसको प्रोस्टेट था, ये मसला था, ये था, पेशेंट को डायग्नोज किया है हमने, फिर ये सर्जरी की है, और इसके आगे अब हमने ये सर्जरी तो की है, लेकिन आगे कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, वो कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो ये पूछते हैं ज्यादातर, ठीक। तो कॉम्प्लिकेशन में आपके पास क्या है, इसमें इनफर्टिलिटी हो सकती है, सही है, बीपीएच में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये इसका कॉम्प्लिकेशन है, ये TURP का, सही है। इसके अलावा जो है ना हाइपोनाइट्रीमिया हो सकता है, सही है, ये इसकी जो है ना वो है हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है, ठीक। इसके अलावा जो है ना हम TVRP भी करते हैं, जैसे कि TURP हमने किया, इसके लिए दूसरा जो है ना वो हम TVRP भी करते हैं, ट्रांसवेसरल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, ये भी हम करते हैं, सही है। रेट्रो प्यूबिक पेरिनियल प्रोस्टेट क्यूटी ये भी हम करते हैं, सही है। और अगर फिर उसने मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी के बारे में पूछी है, तो अगर मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में हम TUMT करते हैं, TUNA करते हैं, सही है। TUMT का मतलब होता है ट्रांस यूरेथ्रल माइक्रोवेव थेरेपी, TUMT ट्रांस यूरेथ्रल माइक्रोवेव थेरेपी करते हैं, और TUNA में हम ट्रांस यूरेथ्रल जो नेडल एबलेशन है वो हम करते हैं, सही है। बाकी हम लेजर थेरेपी भी हम करते हैं। तो ये तो था हमारे पास BPH। अब हम आते हैं प्रोस्टेट अडीनो कार्सिनोमा, अब हम कार्सिनोमा की तरफ आते हैं, सही, इसको प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा भी बोलते हैं। अब अडीनो का लफ्ज जब भी आ जाए ना, जनरल पैथोलॉजी का भाई रूल है, का मतलब होता है ग्लैंड, इसका मतलब है कि ग्लैंड में हमारे पास वो है, सही है। तो ये बेसिकली मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ द प्रोस्टेटिक ग्लैंड, सही है। मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेन,
जाहिर सी बात है क्योंकि प्रोस्टेट मैन में ही होता है, सही है। सेकंड मोस्ट कॉमन काज जो है ना कैंसर जो है ना वो है, जो डेथ हो सकती है वो है ये प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, सही है। जो रिस्क फैक्टर है, जाहिर सी बात है, एज, रेस हम देखते हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं ना उसमें ज़्यादा है, एशियन में कम है, सही है। डाइट अब जो है ना वो जो सेचुरेटेड हाई फैट्स डाइट्स लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वो है लेते हैं, सही है। स्क्रीनिंग हम करते हैं, स्क्रीनिंग में आपने भाई साहब यही देखना है कि बिगेन एट 50 साल में ज़्यादा होता है, सही है। और इसके साथ साथ इसके रिस्क फैक्टर ये भी टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट मेलिग्नेंसी है, जिस तरह उसमें हमने बात की, सही है। जैसे कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लीजिया में हमने बात की ना कि वहाँ पे जो है ना वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, लेकिन जो एस्ट्रोजन उसका लेवल इंक्रीज होता है, और उसकी वजह से हमारे पास जो टेस्टोस्टेरोन है और टेस्टोस्टेरोन की जो रिसेप्टर है एस्ट्रोजन वो अप रेगुलेट कर देते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड पे, तो इसी वजह से वो बड़े हो जाते हैं, सही है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास यही चीज़ें हेमाचूरिया इंफीरियर हो सकती हैं, सही है। ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। डिक्रीज फ्री प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये आपके पास सजेस्टिव, ये आपके पास आएंगे, सही है। तो ये देखिए आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये यूरेथ्रा, इसके बिल्कुल सेंटर में आप देखेंगे तो आप लोगों को नजर आएंगे, ठीक है। और ये बेसिकली क्लिनिकली साइलेंट होता है, ये जो प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है ना, ये बेसिकली क्लिनिकली ये साइलेंट होता है। जब आप देखेंगे ना तो ये बिल्कुल इस पेरिफेरी, इस साइड में ये कैंसर होता है, सही है। तो ये इसीलिए पोस्टीरियरली, जब आप देखेंगे तो ये पोस्टीरियरली यहाँ पे प्राइमरीली अब द ये जो प्रोस्टेट है यहाँ पे, और ये आपके पास यूरेथ्रा है, सही है। और ये क्लिनिकली बिल्कुल आपके पास साइलेंट होता है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम कहते हैं बायोप्सी। हम इसके लिए हम कर सकते हैं, सही, बायोप्सी भी करते हैं। लेकिन इससे पहले, बायोप्सी से जाने से पहले मैं थोड़ा और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं वो इंक्लूड कर लूँ कि इसमें जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या मिलेंगे, अलार्म फीचर्स मेलिग्नेंसी वाले आपके पास मिलेंगे, जबकि बीपीएच में वो सारी चीज़ें एब्सेंट है ना। यहाँ पे आप लोगों को जो वेट लॉस है, लिम्फेडेनोपैथी के जो लिम्फेडेनोपैथी है, यानी जो लिम्फ नोड है वो एनलार्ज हो जाना, मेटास्टेसाइज हो जाना, ये आपके पास हो सकते हैं। अर्ली में नहीं होंगे, लेकिन जब लेट ये मसला ज्यादा हो जाता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की ना कि ये मोस्टली क्लिनिकली साइलेंट होते हैं, क्लिनिकली ये साइलेंट है ना, तो अगर ये आपके पास लेट भी हो सकता है, तो लेट का मतलब ये है कि फिर आपके पास ये जो अलार्म फीचर्स है ना, वेट लॉस होना, मेटास्टेसाइज होना, ये फिर लेट केसेस, अगर अर्ली है तो फिर ये नहीं आ सकता, सही है। इसके अलावा जो है ना आपके पास क्या है कि ये मेटास्टेसाइज, जिस तरह हमने बात की, तो कहाँ पे मेटास्टेसाइज हो सकता है, जैसे कि बोन, इसमें बुक में लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट ऑर्गन है, इस जो वर्टिब्रा जो है ना वो इसमें इन्वॉल्व होती है, ये आप देखेंगे, ये वर्टिब्रा है आपके पास, तो फर्स्ट ऑर्गन जो है ना यहाँ पे स्कारिंग होती है, सॉरी ये, ठीक है। तो ये आपके पास जो फर्स्ट अर्गन जो है ना वो आपके पास क्या है, बोन। सेकंड अर्गन कौन सा है जो कि स्प्रेड होती है, वो है हमारे पास लंग्स। और जो थर्ड अर्गन है वो है हमारे पास क्या, ब्रेन। और जो फोर्थ अर्गन है वो हमारे पास लीवर है, ठीक है। तो ये इसलिए ये देखें स्प्रेड टू द लंबर स्पाइन, ये फर्स्ट अर्गन है। जो सेकंड अर्गन है वो आपके पास लंग्स, थर्ड अर्गन ब्रेन, फोर्थ अर्गन लीवर, सही है। तो इसलिए ऑस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसाइज होती है, यानी बोन में इसका जो है ना वो मेटास्टेसाइज हो जाती है, सही है। और इसमें हमने एक बात की थी कि जब भी ये बोन में मेटास्टेसाइज होता है ना, तो वहां से बोन से हमने कहा था ना कि अल्कलाइन फास्फेटेज निकलते, कल हमने किसी जगह पे इसको हमने एक्सप्लेन किया। और जब भी आपके पास ये मिल जाए ना अल्कलाइन फास्फेटेज, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये आपके पास प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है और ये स्प्रेड हो गई है और इसमें अब बोन इन्वॉल्व हो गया है, तो इससे आपको ये पता चल जाता है, सही है। बाकी PSA जो कि नॉर्मल हमने अभी बात की कि 0 से लेकर 4 मिलीग्राम पर DCL है, और अगर ये ज़्यादा इससे आ जाए तो फिर इसका आप अपने पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हो, सही है।
बाकी स्क्रीनिंग में ये, और हाँ स्टेजिंग आप देखते हैं ना कि जो अर्ली डिजीज है उसमें आपके पास जो ये PSA है, और जो साइज होगा, ये अर्ली डिजीज की मैं बात कर रहा हूँ, सही है। इसमें आपके पास जो PSA है और लेस देन 2 सेंटीमीटर जो साइज है, वो आपके पास, अगर आपके पास ये मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि ये अर्ली डिजीज है। और अगर इसमें ब्लैडर और रेक्टम ये सारे इन्वॉल्व हो जाए, यानी ब्लैडर और साथ में रेक्टम, तो फिर अब ये लेड मसला है, अब ये लेड डिजीज है, सही है। तो अर्ली डिजीज, जाहिर सी बात है कैंसर है, तो जब भी आपको मिल जाए तो भाई साहब आपने डाइसेक्ट करना है, जो लेम्फ नोड्स भी देखने, क्योंकि इसलिए हम इसमें CT MRI वगैरह भी करते हैं, सही है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में हम बायोप्सी ही करनी है, सही है। बायोप्सी जो था ना वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। CT MRI भी हम करते हैं, लेकिन हम CT MRI इसलिए करते हैं कि कहीं पे स्प्रेड तो नहीं हो गया, क्योंकि MRI तब हम करते हैं क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू में और क्लियरली आपको जो है ना वो नजर आएगा, CT जो है ना वो आपको लोकेशन बताएगा, ठीक है। और स्प्रेडिंग कहाँ पे हुई, स्टेजिंग भी बता देता है। जनरल पैथोलॉजी में हम CT और इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, इसमें जो है ना हमारे पास जाहिर सी बात है, जब अर्ली डिजीज है तो इसमें हम क्या कर देते हैं कि लेम्फ नोड्स भी देखते हैं, और अगर वो इन्वॉल्व है तो उसको भी रिसेक्ट कर लो, सही है। कीमोथेरेपी करते हैं, जाहिर सी बात है। लेट डिजीज में फिर हम जो है ना ऑर्किडेक्टमी करवा देते हैं, सही है। और साथ साथ में हम इसमें कीमोथेरेपी वगैरह ये भी हम कर देते हैं, सही है। इसके अलावा जो है ना मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन्स भी देते हैं, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट कैंसर है, तो इसलिए हम इसमें हार्मोनल थेरेपी भी करते हैं, सही है। कीमोथेरेपी के साथ साथ हार्मोनल थेरेपी भी हम कर देते हैं। तो ये आपके पास कार्सिनोमा के बारे में हमने बात की, बिनाइन प्रोस्टेट कार्सिनोमा और BPH। तो चैप्टर खत्म हो गया है, सही है आज, और इसके साथ साथ कल मिलेंगे।